Good morning, my dear students. Welcome back to Biology World. लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने वृषण की संरचना के बारे में जाना था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वृषण जो होता है नर के लिए एक प्राथमिक लैंगिक अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि वृषण जो होता है इसकी यदि हम आकृति की बात करें, इसकी जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। और यदि हम बात करते हैं प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका की संख्या अर्थात इसमें कितने कक्ष होते हैं, 250 कक्ष होते हैं। और इस तरह से हमने आपको बताया था कुल वृषण पालिका की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 250 होती है, 250 होती है। फिर हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 अतिकुंडलित नलिकाएं होती हैं, 1 से 3 अतिकुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिन नलिकाओं को हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और इसी नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया इस नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है, जन्म कोशिका और शतरोली कोशिका। जन्म कोशिका से शुक्राणु का विकास होता है और जन्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि दूसरी जो प्रकार की कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं शतरोली कोशिका, जो विकासशील शुक्राणु को क्या करती है, पोषण देती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, जितने सभी शुक्रजनक नलिका होती है वो आगे चल करके एक जालिकाबद्ध संरचना में खुलती हैं, जिसे हम लोग वृषण जालिका कहते हैं। वृषण जालिका से फिर वृषण जालिका आगे चल करके अधिवृषण में यानी कि एपिडेमिस में खुलती है, इसके माध्यम से शुक्रवाहिका के माध्यम से। और अधिवृषण से फिर एक नलिका निकलती है, इसको लोग कहते हैं शुक्रवाहक, जो शुक्राणुओं का वहन करता है लैंगिक क्रिया के दौरान। चलिए, इतनी बातें आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम फिर अगले टॉपिक पर हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा है तो वास्तव में आपने सही तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने हमारे लेक्चर को सही तरीके से देखा या नहीं देखा है। हम इस चीज की अब संतुष्टि होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं आपके माध्यम से कुछ रिस्पॉन्स मिले, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो कल के क्लास में हमने आपको बताया था उसी में से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और लगभग यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसलिए हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। तो सवाल आपके लिए ये है, बताइए यहाँ पर आपको 4 क्रम दिया हुआ है। यहाँ पर कितने क्रम है, आपको 4 क्रम है। क्रम संख्या A, क्रम संख्या B, क्रम संख्या C, क्रम संख्या D। 4 क्रम आपको दिया हुआ है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको चुनना है, इस ऑप्शन में से चुनना है। तो बताइए इस चारों में से कौन सा क्रम जो है शुक्राणुओं के वहन के क्रमबद्ध भाग को दर्शाता है। कहने का मतलब शुक्राणु कहां से निकल करके, कहां से चल करके या फिर कहां से निर्मित होकर के बाहर तक आता है, वृषण से बाहर तक आता है, आपको इन बातों को बताना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लें। हमने आपको क्वेश्चन ये दिया है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन, इनमें से कौन सा जो क्रम है वो सही है। किस आधार पर सही आपको या गलत करना है, सही किस आधार पर आपको चुनना है कि शुक्राणुओं का निर्माण बिंदु से लेकर के शुक्राणुओं के वहन तक का जो बिंदु होता है वो क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, इन चीजों को आपको देखना है। कहने का मतलब ये, यदि वृषण पालिका के बाद वृषण जालिका आती है, क्या शुक्रजनक नलिका के बाद शुक्रवाहक आते हैं, इन तमाम चीजों को आपको जांचना है कि क्या सर ने जो क्रम लिखा है ये क्रम सही है या नहीं है। और जो क्रम इसमें से आपको लग रहा है कि सही है, उसका जो ऑप्शन नंबर है ABCD, जो भी आपको लग रहा हुआ सही है, आप उस ऑप्शन नंबर के साथ जो है उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो आइए आज हम क्या करते हैं, अगले क्लास के इसका अगला जो टॉपिक है हम उस अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि हम आपको जो है नर जनन तंत्र का डायग्राम अभी आपको नहीं बताए हैं, इसके लिए हम आपको जो है अगले क्लास में, अगले लेक्चर में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और भी छूट गया है, यहाँ पर और भी बचा हुआ है, छूट नहीं गया, बचा हुआ है। उन टॉपिक्स को हम सबसे पहले देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि अंतराली कोशिका जो लड़ी कोशिका होती है उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हम एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए। उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि जो आपको ABC लिखा हुआ है ना, इस डायग्राम में जो ABC का जो लेवलिंग किया गया है,
आपको बतलाना है ये वृषण का कौन सा भाग है, ए कौन सा भाग है, बी कौन सा भाग है और सी कौन सा भाग है। आपको इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में आकर के देना है ना। तो आप इस तीन क्वेश्चन का जवाब यहाँ से दे सकते हैं। एक आपको ये हो गया, एक ये क्वेश्चन का ग्रुप हो गया और एक अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से ये हो गया, है ना। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से हमने दे दिया टोटल मिला करके। एक आपको बतलाना है ये वृषण का ए वाला जो भाग है कौन सा भाग है, बी वाला भाग कौन सा भाग है, सी वाला भाग कौन सा भाग है, और एक क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा है। तो आपको बतलाना है कि क्या होगा इसका आंसर। हम इस क्वेश्चन का नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग इस तरीके से कर देते हैं, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आपको बतलाना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आपको ये बतलाना है कि वृषण का ये जो भाग है ये कौन सा भाग है ना। तो अगले लेक्चर पर, अगले टॉपिक्स में हम लोग आते हैं। इसको मिटा लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आप इसको जो है इसका आंसर आपको देना है यहाँ करके। मिटाने इसको हम लोग। चलिए आज हम लोग जो है सबसे पहले हम अंतरालिक कोशिका को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपने पढ़ा था एक स्पेस के बारे में, उस स्पेस को हमने कहा था अंतरालिक अवकाश। क्या कहा था? अंतरालिक अवकाश कहा था। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और हमने आपको बताया था ये स्पेस कहाँ होता है। ये स्पेस होता है जो सुप्रजनक नलिका होता है उसका ठीक जो बाहरी वाला क्षेत्र होता है, इसी बाहरी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अंतरालीय अवकाश। आइए यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखा आपको दिख रहा है यहाँ से, ये क्या है? सुप्रजनक नलिका है। और इसी सुप्रजनक नलिका का जो बाहरी क्षेत्र है, कहने का मतलब ये यहाँ पर सुप्रजनक नलिका है और इसका ये जो बाहरी क्षेत्र है इसको हम रेड कलर से यहाँ से लेबलिंग कर रहे हैं, है ना। और ये जो स्पेस आपको यहाँ से दिख रहा है, ये स्पेस कहलाता है अंतरालीय अवकाश। ये स्पेस क्या कहलाता है? अंतरालीय अवकाश। लगभग आपको प्रत्येक वृषण पालिका में ये अंतरालीय अवकाश आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं अंतरालीय अवकाश। यदि आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, हम क्या करते हैं, हम इसी पॉइंट्स का एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो आप इसको मान लीजिए यहाँ से, है ना, आप इसे जो है एक बार सुप्रजनक नलिका मान लीजिए। अब देखिए इस वृषण पालिका मान लीजिए, ये क्या है आपका? वृषण पालिका है, सॉरी ये वृषण पालिका है। और इसी वृषण पालिका में क्या आपको देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है सुप्रजनक नलिका। ये सुप्रजनक नलिका हो गया, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेस्टिब्यूल्स। सुप्रजनक नलिका आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सारा जो स्पेस आपको यहाँ से दिख रहा है, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं सुप्रजनक नलिका। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरालीय अवकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतरालीय अवकाश। अर्थात सुप्रजनक नलिका का जो बाहरी क्षेत्र होता है, इसी बाहरी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरालीय अवकाश कहते हैं। और इस अवकाश में, इस स्पेस में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं अंतरालीय कोशिका। यहाँ से आपका दूसरा टर्म है वो है आपका अंतरालीय कोशिका। अंतरालीय कोशिका को ही हम लोग एक अन्य कोशिका के नाम से जानते हैं, लिविंग कोशिका। क्या जानते हैं? लिविंग कोशिका। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लिविंग कोशिका या लिविंग सेल, है ना। ये सेल आपको कहाँ पाए जाएंगे? ये सेल आपको पाए जाएंगे अंतरालीय अवकाश में, ध्यान रखिएगा। और अंतरालीय कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। और जो इसका जो मेन टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है।
यही हार्मोन होता है, ये वही हार्मोन होता है जो नर में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन तभी सक्रिय होगा जब इस कोशिका पर, इस लिपिड कोशिका पर एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है LH हार्मोन। LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही वो हार्मोन है जब लिपिड कोशिका पर काम करती है, इस पर कार्य करती है, तब जाकर लिपिड कोशिका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक या एंड्रोजन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। उसके बाद शुक्राणु बनने की प्रक्रिया हो पाती है। आइए अब हम क्या करते हैं, शुक्रजनक नलिका का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो आपको संरचना दिख रही है, उन्हें स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो फटाफट आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, शुक्रजनक नलिका की संरचना। शुक्रजनक नलिका की संरचना, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, है ना। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, केवल और केवल इस भाग का, यहाँ पर जो आपको नलिका दिख रही है, इसी नलिका का हम एक थोड़ा सा काट दृश्य देखते हैं, एक कट सेक्शन देखने का प्रयास करते हैं। आइए, आप जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि ढेर सारी नलिकाएं, 1 से 3 नलिकाएं प्रत्येक वृषण पालिका में आपको देखने को मिल रही है। और ये काफी कुंडलित नलिकाएं होती हैं, काफी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। जब आप इन नलिकाओं को इस वे में कट करते हैं, फिर आपको यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिलता है, या फिर आप इसको इस ढंग से कट लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, हम उसी दृश्य को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं लोग इसको। तो ये आपको जो हो गया, ये कई शुक्रजनक नलिकाएं हैं। और हमने आपको बताया था, इस नलिका का जो बाहरी क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अंतराली अवकाश। और इसी अवकाश में कुछ कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, जिन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं लिपिड कोशिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड कोशिका कहेंगे। यहाँ पर आपको जो कोशिका देखने को मिल रही है, हालांकि इसके अलावा यहाँ पर रक्त वाहिकाएं भी होती हैं, है। ये जो पार्ट्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे लिपिड कोशिका या फिर अंतराली कोशिका, जो एक हार्मोन स्रावित करती है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन नाम है। क्या नाम है, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है। अब आइए, अब केवल एक नलिका का काट दृश्य को देखते हैं कि एक नलिका का यदि हम काट दृश्य देखते हैं तो आपको क्या देखने को यहाँ से मिलता है। हम केवल और केवल एक की बात करेंगे। ये बातें तो आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है। एक को हमने बोला है जन्म कोशिका, एक को हमने क्या बोला है, जन्म कोशिका, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी प्रकार की जो कोशिका है, उसको हमने क्या बोला है, शट्रुली कोशिका। क्या बोला है, शट्रुली कोशिका। तो आइए अब हम क्या करते हैं, आने वाले जो
पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर शुक्रजनन नलिका में किस तरह से सर्टोली कोशिका और जर्म कोशिका व्यवस्थित होती है। तो देखते हैं इसको। केवल एक नलिका का हम बड़ा सा डायग्राम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं। चलिए, ये नलिका का कार्य दृश्य हो गया, लेकिन एक कुछ क्रम हम आपको बताने जा रहे हैं। शुक्राणुओं के निर्माण का कुछ स्टेज हम आपको, कुछ अवस्था आपको बताने जा रहे हैं। उन अवस्था को यदि आप याद रखते हैं तो फिर आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो आइए हम सबसे पहले इस अवस्था को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। आप जान रहे हैं कि शुक्रजनन नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक सर्टोली कोशिका होता है ना, और जो दूसरा कोशिका होता है वो क्या होता है, एक जर्म कोशिका और एक क्या हो गया, सर्टोली कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई। आप इस बात से भी परिचित हैं कि जो जर्म कोशिका होती है, इन जर्म कोशिका से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। और सर्टोली कोशिका इसको क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। चलिए, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से। देखते हैं हम लोग, जर्म कोशिका से आप जानते हैं कि शुक्राणु बनता है और विकासशील शुक्राणु को पोषण देने का काम सर्टोली कोशिका करती है। लेकिन जर्म कोशिका एकाएक शुक्राणु के रूप में नहीं बदलता है। इसको शुक्राणु के रूप में बदलने में समय लगता है और कुछ विशेष अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो उन अवस्थाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले जर्म कोशिका शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो हो गया, ये एक पहली अवस्था हो गई। ये एक पहली अवस्था हो गई स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद में हम बात करते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो विभाजन करके क्या बनाता है, वो बनाता है आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब आइए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां से बन गया, है ना। तो प्राइमरी, जैसे कि आप लोग भी कभी कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, है ना। प्राइमरी के बाद फिर क्या था, सेकेंडरी आता है। वही बातें हैं यहां से। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से आपको जो नेक्स्ट स्टेज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। तो ये इसके बाद की अवस्था हो गई। और फिर इसके बाद की जो अवस्था होती है इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, या फिर आप इसी को बोल सकते हो शुक्राणु। क्या बोल सकते हो, शुक्राणु, है ना। तो देखिए, यहाँ से सबसे लास्ट स्टेज में आपको हमने क्या बताया है, यहाँ बन रहा है शुक्राणु। क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। यहाँ पर आपको कितनी अवस्था, 1 2 3 4 और 5 अवस्था में जाकर आपको क्या बना है, शुक्राणु बना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम आगे चल करके आपको हम शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया का सविस्तर वर्णन करेंगे तो वहां पर हम आपको इसके बारे में विशेष बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो जर्म कोशिका होता है उससे शुक्राणु बनता है, लेकिन एक ही बार में नहीं बनता है। यहाँ पर आपको क्या होता है, जर्म कोशिका को कई स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है, शुक्राणु का विकास होता है। हम आप लोग क्या करते हैं, जर्म कोशिका से क्या बन जाता है, शुक्राणु बन जाता है। डायरेक्ट नहीं बन जाता है। देखिए, आप इस बीच में कितनी अवस्थाएं हैं, इस बीच की 4 अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात 5वीं अवस्था में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो इन अवस्था को आपको याद रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं,
इस नलिकाओं के आंतरिक भाग में दो प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। एक को हमने बोला है जन्म कोशिका और एक को हमने बोला है सर्टोली कोशिका। देखते हैं लोग जन्म कोशिका कैसा है और सर्टोली कोशिका कैसा आपको दिख रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सर्टोली कोशिका जो होता है वो कॉलमनर होता है। वो क्या होता है? कॉलमनर होता है। कॉलमनर का मतलब हुआ स्तंभाकार होता है, इलोंगेटेड होता है इस ढंग से, इस ढंग से। इस ढंग से ये कोशिकाएं आपको बन चुकी हैं। यहाँ पर ये जो आपको लंबवत कोशिकाएं आपको जो दिख रही हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। अब सर्टोली कोशिका आपको दिख गया। अब इसके बाद की जो कोशिका होती है इसको हम लोग कहते हैं जन्म कोशिका। क्या कहेंगे? जन्म कोशिका कहेंगे। तो देखते हैं जन्म कोशिका आपको कहां देखने को मिलती है। ये जो आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं जन्म कोशिका। तो ब्लू कलर से लिखा हुआ जो ब्लू कलर से डायग्राम बनाया गया है, ये आपको हो गया जन्म कोशिका। ये क्या हो गया? जन्म कोशिका। या इसी को हमने बोला है स्पर्मेटोगोनियम। अब इसी को हम ब्रैकेट लिख सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए, स्पर्मेटोगोनिया के बाद की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अवस्था है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंट कलर से यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको डायग्राम दिख रहा है, आप इसको कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो अवस्था कहलाएगी इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ठीक इसके बाद की जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था है? स्पर्मेटिड्स। तो हम लोग स्पर्मेटिड्स का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर ये कोशिकाएं आपको यहां से दिख रही हैं, इसको आप मान लीजिए स्पर्मेटिड्स। इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड्स। ये हो गया स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होता है? डायरेक्ट बदल जाता है शुक्राणु में, स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि स्पर्मेटिड्स डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? शुक्राणु में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, शुक्राणु का डायग्राम बनाएंगे और यहाँ से शुक्राणु को सर्टोली कोशिका के साथ अटैच कर देंगे। ये आपका हो जाता है सर्टोली कोशिका से जुड़ा हुआ शुक्राणु। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ढेर सारे शुक्राणु जो है सर्टोली कोशिका से जुड़े हुए हैं। आप शुक्राणु बस इस वे में आप जो है इसी चीज को आप जो छोटा करके आप यहाँ से बना दीजिएगा, है ना। यहाँ से आपको देख रहे हैं ढेर सारे जो शुक्राणु हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक इसी तरह से जो शुक्राणु होते हैं अन्य सर्टोली कोशिका के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इस ढंग से जुड़े हुए होते हैं, इस ढंग से यहां से भी जुड़े हुए होते हैं, यहां से भी, और फिर यहां से भी, यहां से भी। ये जो बीच का जो ल्यूमेन है, यहाँ पर आपको जो मैच्योर स्पर्म होता है या फिर जो डेवलपिंग स्पर्म होता है, विकासी जो शुक्राणु होता है, वो आपको यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह से जन्म कोशिकाओं का भिन्न क्रम है, उसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और ये पूरे जो दो सर्टोली कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस है, इन स्पेस में भी ये क्या होगा? फिल होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस डायग्राम को आप पूरा फिल कर लेंगे। इसको आप लोग यहाँ से पूरा फिल कर लेंगे इस ढंग से।
जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है आप उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लीजिएगा यहां से, ताकि आप आसानी से समझ पाए। और डायग्राम हमेशा कलरफुल होना ही चाहिए, आपको तो पता ही है ना। डायग्राम यदि आपका बेस्ट बनता है तो नंबर का वेटेज जो आपका मार्क्स है उसमें वेटेज आपको देखने को मिलता है। इस ढंग से आप क्या कीजिएगा, सभी संतुलित कोशिकाओं के बीच में आप इस ढंग से आप बना दीजिएगा और यही आपका हो गया शुक्रजनक नलिका की संरचना। शुक्रजनक नलिका की संरचना, या आप काट वजह से भी लिख सकते हो, कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए इसको। जहां कहीं भी दिक्कतें हो रही होंगी आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, या फिर से हम आपको रिकॉल कर देंगे। हमने आपको जो है एक बेसन के बारे में बताया, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक बेसन में 250 कक्ष होंगे। प्रत्येक कक्ष को हमने क्या कहा, बेसन पालिका कहा। प्रत्येक बेसन पालिका में 1 से 3 अतिकुलित नलिकाएं होती हैं, जिन नलिकाओं को हमने कहा शुक्रजनक नलिका, क्या कहा, शुक्रजनक नलिका कहा। इसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया, प्रत्येक शुक्र नलिका में 2 प्रकार की कोशिका, जन्म कोशिका और संतुलित कोशिका। जन्म कोशिका और संतुलित कोशिका, जन्म कोशिका से शुक्राणु बनेगा, जन्म कोशिका से क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। आप इस डायग्राम को यहाँ पर जो बीच में आपको जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपको यहाँ पर शुक्राणु लिख दीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, शुक्राणु लिख दीजिएगा। जन्म कोशिका से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। उसके बाद क्या आपको बताना है कि संतुलित कोशिका क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। हालांकि संतुलित कोशिका जो होता है, जो क्षतिग्रस्त शुक्राणु होते हैं या शुक्राणु कोशिका जो होता है उसको वहां से फेगोसाइट करने का काम, फंक्शन करने का काम भी करता है। और उसके बाद हमने क्या बताया, जितनी भी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं सारे के सारे शुक्रजनक नलिका क्या होता है, एक जालिकाबद्ध संरचना में खुलती है जिसको हम विषम जालिका करते हैं। विषम जालिका से विषम जालिका आगे चलकर के अधिवेशन में शुक्रवाहिका के माध्यम से खुलती है और यहाँ से फिर क्या होता है, अधिवेशन से एक शुक्रवाहक, ठीक है, कितने शुक्रवाहक, एक शुक्रवाहक निकलते हैं जो स्पर्म को शुक्राणु को लैंगिक क्रिया के दौरान पाइट्स के प्रोसेस के जरिए क्या करता है, वहन करता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम चीजों को आप समझ चुके होंगे। तो आप इस दोनों डायग्राम को, है ना, ये फिगर नंबर फर्स्ट और इसको आप मान लीजिएगा फिगर नंबर सेकेंड, और ये डायग्राम दोनों के लिए ये जो नामांकन है ये दोनों के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों डायग्राम्स को आप अच्छे तरीके से बना लीजिए। जहां कहीं भी दिक्कतें हो रही होंगी उन प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको जो है पूरी तरह से उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो अगले मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो इसके बाद का जो टॉपिक्स है, जो सहायक जन ग्रंथि है, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सहायक जन ग्रंथियां जन की प्रक्रिया में मदद करती हैं। और एक कंप्लीट डायग्राम, नर जनन तंत्र का जो कंप्लीट डायग्राम होगा वो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।